हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हमने बहुत सारी चीजों पे बात की है और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज की जो हम सबको अपनी तरफ खींचती है, यानी पैसा। और हालांकि मैंने आपको तमाम योगों के बारे में बताया है जो हमारी जिंदगी में दौलत ला सकते हैं, जो हमारी जिंदगी में फरागत ला सकते हैं और जो खुशहाली भी ला सकते हैं, मगर मैंने हर योग के साथ ये भी कहा है कि ये योग जब तक मजबूत न हो और सही जगह न हो तब तक वो सही फल नहीं देंगे और कोशिश के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ एक योग की जगह देख के ये समझ लेते हो कि ये योग आपको पैसा देगा, तो उन वीडियोस में मैंने बता दिया है कि एक अकेला योग, चाहे वो मजबूत ही क्यों ना हो, आपको ढेर सारी दौलत नहीं दे सकता। और एक अकेला मलेफिक बुरा ग्रह का प्रभाव भी उस योग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स, जगहें बताने वाला हूं जो आपकी कुंडली में दौलत की बहुत मजबूत निशानी होती है, चाहे वहां योग बने या ना बने। मगर शुरुआत आपको योगों से ही करनी है, क्योंकि योग वो जरिए होते हैं जो आपको दौलत बनाने के मौके देते हैं। मगर जहां तक योग का सवाल है, आपको उसमें कई पहलू देखने होंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली में दौलत के पहलू या दौलत की निशानियां ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर है कि पहले आपको ये देखना होगा कि आपका लग्न कितना मजबूत है, आपके त्रिकोण भाव, भाग्य के भाव और लाभ के भाव कितने मजबूत हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब मैंने कई योग बताए हैं, सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धुरा योग। मैंने गजकेसरी योग के बारे में भी बताया है और ऐसे ही और भी। तो जाहिर सी बात है कि इन योगों के होने से आपकी कुंडली में दौलत बनाने के मौके ज्यादा बनते हैं। मगर जितने ज्यादा ऐसे पैसे वाले योग होंगे, आपके पास दौलत बनाने का मौका उतना ही ज्यादा होगा। और ये भी जरूरी है कि राजयोग और धनयोग में सही तरह से फर्क किया जाए। कुछ राजयोग आपको सिर्फ राज देंगे, लेकिन हो सकता है धन न दें। मसलन रोचक महापुरुष योग आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देगा, लेकिन आपको बहुत सारी ताकत और अधिकार जरूर देगा। ऐसे ही एक बलशाली सूरज आपको ताकत, अधिकार, अगुवाई, बहुत इज्जत दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए दौलत न बनाए। कोई योग दौलत भी दे सकता है और ताकत, रुतबा भी दे सकता है, मगर गजकेसरी योग बहुत ही कॉमन, आम है। तो जब तक गजकेसरी योग मजबूत ना हो, अच्छी जगह ना हो और उस पर अच्छी दृष्टि ना हो, वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो जब भी आप योग देखें, ये देखें कि योग धन बनाने वाला है या नहीं और क्या वो दौलत का वादा करता है या नहीं। अगर अलग अलग किताबों के श्लोक किसी योग के बारे में दौलत की बात बार बार नहीं कर रहे, तो उस योग से दौलत बनाने का मौका कम हो जाता है। अगर कोई योग कई सारी किताबों में बहुत सारी दौलत देने वाला बताया गया है, चाहे वो बृहत पराशरहोरा शास्त्र हो, बृहत संहिता हो, जातक कलामृत हो या फलदीपिका हो, अगर कई सारी जगहें उस योग के बारे में ज्यादा बात करती हैं और कहती हैं कि ये दौलत देगा, और अगर वो योग बहुत मजबूत है और लग्न 5वें भाव या 9वें भाव, त्रिकोण भाव से जुड़ा है, तो उस योग के होने से आपके पास ढेर सारी दौलत बनाने का मौका होता है। दूसरा, अगर एक से ज्यादा राजयोग और एक से ज्यादा धन देने वाले योग है, तो जाहिर है कि मौका और भी मजबूत है। तीसरा, ये देखें कि उस योग पे बेनिफिक, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। जितनी ज्यादा बेनिफिक की दृष्टि होगी, पैसा बनाने का मौका उतना ही ज्यादा होगा और पैसा बनाना उतना ही आसान होगा। जितनी ज्यादा मलेफिक, अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी या वो योग के साथ बैठे होंगे, तो जाहिर है कि योग बिगड़ जाता है। और अगर योग यानी दो ग्रहों के बीच ऊर्जा का साझा, अगर वो योग ऐसे भाव में बन रहा है जहां ग्रहों की दिशा की ताकत कमजोर हो जाती है, जैसे कि 7वें भाव में गजकेसरी योग, तो जाहिर है कि उससे ज्यादा पैसा नहीं बन सकता। एक योग जो मजबूत है, अच्छी जगह बना है, लेकिन दोनों ग्रहों के बीच का डिग्री का अंतर बहुत ज्यादा है। मतलब एक मजबूत योग, गजकेसरी योग एक अच्छा योग है, मगर जब चांद और गुरु साथ बैठे हैं, लेकिन उनके बीच डिग्री का अंतर 12, 13, 14, 15 डिग्री या उससे ज्यादा है,
तो योग बहुत कमजोर हो जाता है और वो आपको गजकेसरी योग के शुभ फल नहीं देगा। तो ये देखना और समझना पड़ता है कि आखिर वो योग होते हुए भी दौलत क्यों नहीं दे रहा है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर योग मजबूत नहीं है या तो उसकी जगह की वजह से या उस पर बुरी दृष्टि की वजह से या ग्रहों के बीच जोड़ कंजंक्शन टाइट करीबी नहीं है, तो जाहिर है कि आप दौलत बनाने के लिए योग पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत सारे योग हों तो मौका बढ़ जाता है। मगर एक बहुत ही कमजोर दूसरा भाव, चौथा भाव या कमजोर लग्न आपके मौकों को उतना ही कम कर देंगे। अगर दूसरा और चौथा भाव बहुत मजबूत है तो आप ढेर सारी दौलत बना लोगे, लेकिन हो सकता है कि आप उस दौलत को बचा न पाओ या उससे असली चीजें, घर, गाड़ी न बना पाओ। मतलब अगर चौथा भाव मजबूत नहीं है तो आप घर गाड़ी नहीं बना पाओगे। अगर चौथा भाव मजबूत है लेकिन दूसरा भाव कमजोर है तो बैंक में कुछ नहीं बचेगा। जितना पैसा आएगा वो घर, गाड़ी, साजो सामान में खर्च कर दोगे। अगर दूसरा और चौथा दोनों भाव बहुत मजबूत हैं तो बैंक में पैसा भी रहेगा और घर, गहने, सब कुछ भी होगा। लेकिन अगर लग्न बहुत कमजोर है तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, सेहत खराब हो सकती है, इज्जत में कमी आ सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर तीनों मजबूत हैं तो प्यार, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा। बेशक और भी चीजें साथ चाहिए। तो हमें ये चुनना भी है कि हम वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं जिससे पैसा तो आए लेकिन रास्ते में सारी इज्जत खो दें। दूसरे, अगर आप पैसा पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार भी हो तो भी क्या पैसा बनाने का मौका हमारे लिए है? वो मौका देखा जाता है बेशक योगों से कि योग कितने मजबूत है, क्या उन पर ज्यादा बेनिफिक की नजर है या ज्यादा मलेफिक की। अगर एक योग बहुत ही मजबूत है और 2-3 योग और भी मजबूत है तो जाहिर है कि दौलत बनाने के मौके ज्यादा है। मगर अक्सर मसला ये होता है कि हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो योग बताता है। पैसे के स्रोत के तौर पर हम कोई और रास्ता पकड़ लेते हैं। अगर कोई बताता है कि दौलत उत्तर दिशा में है और तू पूरब पश्चिम दक्षिण में जा रहा है तो दौलत नहीं मिलेगी, तो आपको यकीनी तौर पर पता होना चाहिए कि दौलत कहाँ से आ रही है और फिर आपको उस दौलत की तरफ बढ़ना है। ये ऐसे है जैसे जमीन में दौलत छिपी हो। फिर आपके पास एक मेटल डिटेक्टर, धातु ढूंढने वाली मशीन है जिसे लेकर आप घूमते हो और पता लगाते हो कि कहां से जोरदार सिग्नल आ रहे हैं धातु के। धातु मतलब शायद सोना, चांदी, कीमती चीजें। तो आपको एक मजबूत पैसा डिटेक्टर चाहिए, जैसे कि आप ये देखें कि दौलत किस दिशा से आ रही है और फिर उस तरफ बढ़ें। तो वो पैसा डिटेक्टर क्या है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, संयोग जरूर देखने होंगे जो किसी खास दिशा में दौलत बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अब मैं आपको परंपरा की एक बात बताता हूँ। एक परंपरा, अक्सर वैदिक परंपरा में बच्चे बाप के पेशे को अपनाते थे। अगर कोई मोची था तो बच्चे भी जूते बनाते थे। अगर कोई बढ़ई था तो बच्चे भी फर्नीचर बनाते या लकड़ी का काम करते थे। वजह ये थी कि एक तो बच्चों की राय कम चलती थी पुराने जमाने में, मैं सैकड़ों साल पीछे की बात कर रहा हूँ। माँ बाप कहते थे कि ये करो और वो करते थे। तो ये एक बात हुई। और दूसरी बात, ये कुछ हद तक साइंटिफिक, वैज्ञानिक भी था, क्योंकि जब आप किसी काम में बहुत माहिर होते हो और आपके अच्छे मसल्स, मांसपेशियां बन जाते हैं और उस काम की याददाश्त आपके जीन्स में चली जाती है, तो अक्सर आप कहते हो कि ये तो खानदान में है। अच्छी सूरत खानदान में होती है। आमतौर पर गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे होंगे, खूबसूरत माँ बाप के बच्चे खूबसूरत होंगे, लंबे माँ बाप के बच्चे लंबे होंगे। बेशक हर जगह अपवाद होते हैं। तो आमतौर पर जो लोग किसी चीज में बहुत माहिर होते हैं और कई पीढ़ियों से वही कर रहे हैं, तो वो खास नसई ताकत इतनी मजबूत हो जाती है कि जीन्स के जरिए आगे बढ़ती है। तो बच्चे पहले तो उन जीन्स के साथ पैदा होते हैं, दूसरे उसी माहौल में पलते हैं, तीसरे माँ बाप की तालीम से भी वो हुनर सीख जाते हैं। तो पुराने जमाने में उस परंपरा पर चलना और बाप के पेशे में कदम रखना आसान था और पैसा कमाना आसान था। और फिर इस वजह से कि खानदान की उस चीज को बनाने में नेक नामी थी और ये शख्स उसी खानदान से है,
तो आपको उस खास काम या उद्योग में काम करने के ज्यादा मौके मिलते थे और आप पैसा कमाते थे। तो ये ऐसे है। आज के जमाने में अगर किसी सियासतदान का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उसके जीतने के मौके किसी मशहूर हस्ती के बेटे से ज्यादा होते हैं। मशहूर हस्ती का बेटा अगर वो अदाकार है तो उसे अदाकारी में ज्यादा मौके मिलेंगे। कोई फनकार या अदाकार मशहूर है जैसे अभिषेक बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन के बेटे की बात कर रहा हूँ, तो उसे सिर्फ इस वजह से काम के ज्यादा मौके मिल सकते हैं क्योंकि वो एक खास नस्ल से आता है। माना जाता है कि उसी के जीन्स उसमें है। लेकिन किसी सियासतदान के बेटे का फिल्मी दुनिया में धमाल मचाना मुश्किल है और उल्टा भी। तो लोगों को एक उम्मीद भी होती है और लोग ऐसे शख्स के पास पीछे की विरासत देखकर आते हैं। तो पुराने जमाने में बाप के नक्शे कदम पर चलना साइंटिफिक भी था। तो एक अहम बात यह है, अगर आपके पास बहुत मजबूत सूरज है और अगर उस सूरज का दूसरे भाव या 10वें भाव से कोई ताल्लुक बनता है तो आपके पास बाप के नक्शे कदम पर चलकर पैसा बनाने का अच्छा मौका है। ये कुंडली में एक अहम प्लेसमेंट है। तो अगर किसी बहुत मजबूत सूरज का ताल्लुक हो, शायद किसी योग में हो के दूसरे भाव से जुड़ा हो, तो देखें कि सूरज कहाँ बैठा है। आपकी पैसा बनाने की जड़ उस खास भाव से आ सकती है। हम भावों के बारे में थोड़ी देर में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे और मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन से भाव कैसे पेशे दे सकते हैं और किन क्षेत्रों में दौलत बना सकते हैं और किन राशियों के हिसाब से। हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसका इंतजार करें या फिर ये समझें कि जिस राशि में सूरज बैठा है और जिस भाव में सूरज बैठा है उसका क्या मतलब है। खास तौर पर अगर सूरज का दूसरे भाव या 10वें भाव से ताल्लुक बन रहा है तो आपके पास बाप या खानदान के रास्ते पर चलकर कामयाब होने का अच्छा मौका है। दूसरा भाव और सूरज, क्योंकि दूसरा भाव खानदान, खानदानी कदरों, खानदानी रीति रिवाजों, खानदानी उसूलों का भाव है। दूसरा भाव और सूरज अगर कुंडली में बहुत मजबूत है तो सूरज जहां भी बैठा है, अगर उस भाव का और सूरज का मामला है तो उस खास दिशा में या उस भाव में पैसा बनाने का ज्यादा मौका है। मसलन अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो सूरज तीसरे भाव का मालिक है और अगर सूरज दूसरे भाव में कर्क राशि में बैठा है तो तीसरा भाव है मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, संवाद, छोटी यात्राएं, बिजनेस, कारोबार, खुद का उद्यम, अगुवाई। और वो जाकर दूसरे भाव में बैठा है, मतलब अपनी कोशिशों से, अपनी ऊर्जा से, अपने उद्यम से दूसरों के लिए काम किए बिना, बल्कि अपना कुछ करके। और जब आप संवाद कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, छोटे सफर कर रहे हो या पड़ोस में काम कर रहे हो, रचनात्मकता के जरिए, ये सब आपको अच्छा पैसा दिला सकता है। खास तौर पर अगर इसका ताल्लुक खानदानी पेशे से भी है, अगर नहीं भी है तब भी अच्छी कमाई के मौके हैं। अगर आपके बाप उस पेशे में है, भले ही पूरे खानदान की कोई विरासत ना हो, तो भी ये एक मजबूत मौका है। अगर कर्क लग्न के हैं और सूरज दूसरे भाव का मालिक है और वो 11वें भाव में बैठा है, मिसाल के तौर पर वृषभ राशि में, तो ये एक मजबूत जगह है जहां आप समाज के ताल्लुकात से, नेटवर्क, रिश्तों के जाल से, बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंच से और खास तौर पर उन लोगों के जरिए जो आपके दोस्त हैं या जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उनके जरिए पैसा बना सकते हो। तो देखो कि ग्रह, मजबूत ग्रह, दूसरा भाव, इनके बीच कैसा ताल्लुक है और कि ये सब मजबूती से एक साथ आ रहे हैं या नहीं। फिर ये भी देखो कि दूसरे भाव का मालिक कहाँ बैठा है। मिथुन लग्न वाले के लिए हमने बात की सूरज के दूसरे भाव में बैठने की, लेकिन चांद 10वें भाव में बैठा है, तो आप इससे अपना करियर बना सकते हो। आप अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो, मुलाजिम रख सकते हो, कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, उसे एक बड़ा संगठन बना सकते हो और उसे एक छोटे कारोबार की बजाय आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो कि ये ताल्लुक कैसे है। ये ताल्लुक जाहिर तौर पर आपके लिए पैसा बनाएंगे। और दूसरे और 11वें भाव का एक साथ आना, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी बड़े संगठन में काम कर सकते हो या किसी बड़े संगठन को सप्लाई, आपूर्ति कर सकते हो या किसी तरह से किसी बड़े संगठन से जुड़कर पैसा बना सकते हो। अगर आप किसी बड़े संगठन में मुलाजिम के तौर पर नहीं भी काम कर रहे, तो आप उस बड़े संगठन को सामान सप्लाई कर सकते हो,
आप लोग या संसाधन या इस्तेमाल की चीजें सप्लाई कर सकते हो, जो कुछ भी उस संगठन का काम है, और पैसा बना सकते हो। फिर उस राशि को देखो जो उस 11वें भाव में बैठी है। मिसाल के लिए, अगर कन्या लग्न के हैं और 11वां भाव कर्क है, और अगर चांद दूसरे भाव में तुला राशि में बैठा है, तो आप 11वें भाव को दूसरे भाव से जोड़ रहे हो। 11वां भाव कर्क है। कर्क राशि तरल पदार्थों लिक्विड्स के लिए भी जानी जाती है। और अगर आपका नक्षत्र भी साथ दे, अगर और ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, मिसाल के लिए मंगल अश्लेषा में बैठा है, गुरु अश्लेषा में बैठा है, तो आप शराब, तरल पदार्थ, यहाँ तक के रसायनों से भी पैसा बना सकते हो। तो देखो कि कौन सी राशि शामिल है और कि वो आग वाली राशि है, पानी वाली राशि है या धरती वाली राशि है, और उसी हिसाब से आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट, परिवहन का कारोबार कर रहे हो, तो जाहिर है कि आपके पास स्थिर राशि, फिक्स्ड साइन से ज्यादा चल राशि, मूवेबल साइन का जोर होना चाहिए। चल राशि आपको सफर के कारोबार में पैसा बनाने के ज्यादा मौके देगी, लेकिन फिर आपको ये भी देखना होगा कि गुरु कितना मजबूत है और तीसरा और 9वां भाव कितने मजबूत है। तीसरा भाव मजबूत होना जो छोटी यात्राओं के लिए है, और चल राशि का होना, साथ में तीसरे भाव के मालिक का दूसरे भाव से ताल्लुक होना, ये भी आपको सफर और सैर सपाटे के कारोबार में पैसा दिलाएगा। फिर देखो कि भाव राशि के साथ कौन से कारक ग्रह शामिल है, दूसरे भाव और उस ग्रह के बीच ऊर्जा का साझा कैसा है। कारक ग्रहों का भी मजबूत होना जरूरी है। तो देखो कि वो कौन है और कि क्या वो किसी योग में है। अगर आपकी कुंडली में कोई योग है और अगर उसका दूसरे भाव या 11वें भाव से कोई ताल्लुक है, तो उसके पैसा दिलाने का मौका है, या फिर दूसरे भाव से कमाई और बचत होने का, और 11वें भाव से आपकी ख्वाहिशें पूरी होने का। अगर कोई मजबूत योग या तो दूसरे भाव में बैठा है या 11वें भाव में, और अगर उनके बीच ऊर्जा का कोई साझा है, तो ख्वाहिशें बड़े पैमाने पर पूरी होंगी। तो अगर आप इसे चरण दर चरण देखें, पहला नंबर, देखें कि लग्न कितना मजबूत है। लग्न जितना मजबूत होगा, अच्छा पैसा बनाने और उसे बचाए रखने का मौका उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा नंबर, एक बार लग्न देख लेने के बाद इसी तरह से देखें कि कितने योग हैं, अच्छे, शुभ, पैसा बनाने वाले योग, और फिर देखें कि क्या वो ऊर्जा साझा कर रहे हैं। और अगर वो ऊर्जा साझा कर रहे हैं, अगर ग्रह ऊर्जा साझा कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो उनमें से कितने दूसरे भाव, आमदनी के भाव से जुड़ रहे हैं, या चौथे भाव, घर जमीन जैसी चीजों के भाव से, या 11वें भाव, ख्वाहिशों के पूरा होने के भाव से, या 10वें भाव, काम काज और करियर के भाव से। अगर ये चारों भाव किसी योग में शामिल नहीं है, तो ज्यादा पैसा बनाने और उसे बचाने के मौके कम होंगे। किसी खास ग्रह के दशा में आप पैसा बना सकते हो अगर कोई मजबूत योग है, मसलन छठे भाव में या 12वें भाव में या तीसरे भाव में, लेकिन लंबे समय तक लगातार पैसा बनना मुश्किल होगा अगर दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, खास तौर पर दूसरा और 11वां, इन योगों से नहीं जुड़ रहे। फिर ये भी देखें कि योग एक दूसरे को रद्द तो नहीं कर रहे, सिर्फ योगों के नाम पर मत जाए। मिसाल के लिए, मकर लग्न वालों के लिए एक मजबूत शश योग, जब शनिचर लग्न में हो, एक मजबूत योग है, लेकिन ये कोई मजबूत पैसा बनाने वाला योग नहीं है, खास तौर पर शनिचर के लग्न में ही मजबूत होने से। फिर अगर उसी मकर लग्न वाले के 7वें भाव में गजकेसरी योग बनता है, तो गुरु और चांद की 7वें भाव में दिशा की ताकत बहुत कम हो जाती है, साथ में योग कमजोर भी हो सकता है। लेकिन शनिचर लग्न में मकर राशि में बैठकर उस गजकेसरी योग पर जहां चांद गुरु है, और उल्टा भी, दोनों ही योगों की ताकत बहुत कम हो जाती है। शनिचर गजकेसरी योग की शुभता को धीमा कर देता है, जो कि वैसे भी गुरु चांद की दिशा की कमजोर ताकत की वजह से कमजोर है। और अगर ग्रहों के बीच जोड़, कंजंक्शन भी टाइट, करीबी नहीं है, तो 7वें भाव का गजकेसरी योग बेकार हो सकता है, यहां तक के कारोबार के लिए भी। या फिर ये आपको कारोबार के अच्छे मौके जरूर दे सकता है, खास करके साझेदारी में लंबे अरसे बाद और शायद जीवन साथी को शामिल करके। लेकिन ये फायदा बहुत मेहनत, लगन, उतार चढ़ाव के बाद धीरे धीरे ही देगा।
और आखिर में आप ढेर सारी दौलत पा सकते हो। लेकिन बेशक बुरे ग्रहों से ज्यादा शुभ ग्रहों का होना जरूरी है। जितने ज्यादा बुरे ग्रह या तो दृष्टि से या सातवें भाव या लग्न के साथ बैठकर शामिल होंगे, मैं इस खास मामले में ये कह रहा हूँ, दौलत उतनी ही कम मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ताल्लुक, कनेक्शन ढूंढे जाएं, और ये ताल्लुक ही आपको दौलत दिलाएंगे, सिर्फ योग नहीं। तो दूसरे और 11वें भावों के बीच मजबूत ताल्लुक, मजबूत लग्न, दूसरे और 11वें भाव जिस तरह और जिस दिशा में जुड़ रहे हैं, वहां दौलत बनने के ज्यादा मौके हैं। अगर दूसरे भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं, तो कारोबार करने, कारोबार में कामयाबी पाने, दौलत बनाने के लिए और अकेले की बजाय साझेदारी के जरिए बहुत मजबूत ताल्लुक बनता है। अगर दूसरे और 11वें भाव के मालिक 12वें भाव से जुड़ते हैं या ऊर्जा साझा करते हैं, तो विदेश में या फिर कला के किसी पहलू में या अस्पतालों के जरिए या अस्पतालों को सामान सप्लाई करने से या सेना को या हथियार जैसी चीजें बनाने से, चाहे वो खिलौनों के हथियार ही क्यों ना हो, या ऐसे गेम बनाने से जिनमें जंग, पुलिस वगैरह का जिक्र हो, जो कि रचनात्मकता और सेना से जुड़ी चीजें हैं, तो देखो कि ताल्लुक कैसे है। अगर दूसरा भाव या तो पढ़ाई के जरिए या पढ़ाने के जरिए या किताबें सप्लाई करने से या अपनी दुकान, स्टेशनरी रखने से या उपकरण बनाने से या ऐसे प्रोग्राम बनाने से जिनसे पैसा बने और जो तालीम में मददगार हो, तो आप शेयर स्टॉक के लिए ऐप बना सकते हो या अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म, दलाली की फर्म चला सकते हो। अगर पांचवा और दूसरा भाव ताल्लुक साझा कर रहे हैं, खास करके शेयर स्टॉक के लिए ब्रोकरेज फर्म, तो देखो कि ताल्लुक कैसे है। अगर चौथा और दूसरा भाव ताल्लुक रखते हैं, तो आप जायदाद, रियल एस्टेट से पैसा बना सकते हो या जायदाद के निर्माण के लिए सामान सप्लाई करने से घर, सीमेंट, पत्थर, लोहे का सामान, हार्डवेयर आइटम, घर की सजावट का सामान जैसे पर्दे, लाइट फिटिंग, पेंट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर नौवां दूसरे भाव से जुड़ता है, तो आप यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय को सप्लाई कर सकते हो, आप धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थानों को सप्लाई कर सकते हो, आप अपना खुद का उच्च शिक्षा संस्थान शुरू कर सकते हो, MBA या ऐसा कुछ, या लोगों की PhD कराने में मदद कर सकते हो, वीजा दिलाने में मदद कर सकते हो। दूसरे और नौवें के साथ आप एक ट्रैवल एजेंसी, यात्रा एजेंसी रख सकते हो। दूसरे और नौवें भाव के ताल्लुक से आप लोगों को वीजा दिलाने में मदद कर सकते हो, आप लोगों को विदेश भेज सकते हो, आप लोगों की टिकटिंग में मदद कर सकते हो, आप धार्मिक यात्राओं में मदद कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक यात्राओं के लिए यात्रा और टूर चलाते हैं, वो आप रख सकते हो। आप धार्मिक यात्राओं के लिए वाहन सप्लाई कर सकते हो, आप होटलों या यात्रा संघों से जुड़ सकते हो। अगर दूसरा और नौवां भाव 11वें भाव से जुड़ते हैं, तो आप अपनी गाड़ियां किराए पर दे सकते हो या बड़े संगठनों से ताल्लुक बना सकते हो जहां आप उनके लिए शटल सेवा चला सकते हो। अगर छठा और दूसरा भाव ताल्लुक रखते हैं या 11वां और छठा भाव ताल्लुक रखते हैं, बेशक नौकरी भी शामिल है, करियर भी शामिल है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, करियर में बहुत ऊंचा उठ सकते हो। लेकिन ये आपको नौकरी से जुड़े उद्योगों में भी दौलत बनाने के मौके देता है। सैलून, स्पा, रिजॉर्ट, अस्पताल, होटल और उन्हें सामान सप्लाई करना, लोग देना, HR फर्म, मानव संसाधन फर्म चलाकर संगठनों को लोग देना, ये सब छठे, दूसरे और 11वें भाव के हालात से देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर 8वां भाव शामिल है और दूसरे भाव या 11वें भाव या यहाँ तक के लग्न से ताल्लुक रखता है, तो आप रिसर्च, शोध से पैसा बना सकते हो, शोध करके या टैक्स कर के जरिए या वेल्थ मैनेजमेंट, धन प्रबंधन से या फाइनेंस, वित्त से या फर्मों के ऑडिट, लेखा परीक्षण से या अस्पतालों को ट्रॉमा, चोट संबंधी से जुड़ा उपकरण सप्लाई करने से, संगठनों को जीवन रक्षक उपकरण सप्लाई करने से, क्योंकि 8वां भाव जीवन रक्षक उपकरणों का भाव है, जीवन रक्षक दवाओं का, जीवन रक्षक रसायनों का। 8वें भाव से ये सब किया जा सकता है। ज्योतिष 8वें भाव से देखा जाता है। 8वां, 5वां और दूसरा भाव जुड़े।
5वां भाव मंत्रों, पुरानी किताबों का भाव है। 8वां भाव रहस्यवाद, ज्योतिष का भाव है। दूसरा भाव सीखने का भाव है। तो तीनों एक साथ आते हैं और लग्न का मालिक किसी भी तरह से इन तीनों से ताल्लुक बनाता है, तो आप ज्योतिष में बहुत अच्छा कर सकते हो, या आप 5वें और 8वें भाव से जुड़े सलाहकार के तौर पर बहुत अच्छा कर सकते हो। 5वां भाव वित्त और हिसाब किताब का भी भाव है। 8वां भाव टैक्स का भाव है। आप टैक्स कंसल्टेंट, कर सलाहकार हो सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, आप किसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के लिए वेल्थ मैनेजर हो सकते हो। तो बहुत सारे ताल्लुक एक साथ आ सकते हैं। तो राशि अहम है, भाव अहम है, ग्रहों की ताकत अहम है, योग अहम है, और आप क्या ताल्लुक बना रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने सारे ताल्लुकों के बारे में, सारे भावों के बारे में बात कर ली है। अगर मैं कोई ताल्लुक छोड़ गया हूं तो कमेंट्स में मैं उसका ब्यौरा जोड़ दूंगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मैंने 6-7 भाव तो बता दिए, लेकिन कोई खास भाव रह गया। मैं यहाँ अलग अलग भावों से जुड़े करियर पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके उतनी जानकारी दे दूं। दूसरे भाव का ताल्लुक दूसरे भाव के मालिक के साथ दूसरे भाव में, या दूसरे भाव के मालिक का मंगल से ताल्लुक, या शुक्र के 11वें भाव से ताल्लुक, खाने पीने की चीजें, बेकरी, रसोई के बर्तन, खास करके अगर मंगल शामिल हो। मंगल और शनि की दूसरे भाव में युति, कंजंक्शन, और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में, इंजीनियरिंग के उपकरण, दवाएं, डॉक्टर बनना, फार्मा कंपनी चलाना, दवा की दुकान चलाना, ये सब शामिल हो जाता है। तो युतियां, योग, ग्रहों का साझा, ग्रहों की परस्पर पूरक ऊर्जाएं क्या है, वो दूसरे भाव और 11वें भाव से कैसे जुड़ रहे हैं, बुरे ग्रहों का प्रभाव शामिल है, ये सब आपको उस दिशा में दौलत बनाने का बेहतर मौका देगा। तो अपनी कुंडली में देखो कि आपके लिए दौलत बनाने के ज्यादा मौके कहाँ हैं। अगर किसी ग्रह का दूसरे भाव से कोई ताल्लुक है तो देखो कि वो ग्रह कहाँ बैठा है। तो पहले देखो कि लग्न और दूसरा भाव कितने मजबूत है, दूसरे भाव का मालिक कहाँ बैठा है, और फिर दूसरे भाव के मालिक की राशि का मालिक, डिपॉजिटर, कहाँ बैठा है। मिसाल के लिए अगर ये वृषभ लग्न है तो देखो, बुध दूसरे और 5वें भाव का मालिक है, दो बहुत मजबूत भाव जिनका बुध मालिक है। अब देखो कि बुध कहाँ बैठा है। मान लो बुध वृषभ लग्न के लिए 6ठे भाव में तुला राशि में बैठा है। फिर देखो कि शुक्र कहाँ बैठा है। अगर शुक्र जाकर 11वें भाव में मीन राशि में बैठ गया है तो इसका मतलब हुआ कि आपको दूसरे भाव का, दूसरे भाव के मालिक का ताल्लुक मिल रहा है, जो कि बुध है, जो 6ठे भाव में तुला में बैठा है, जो शुक्र की राशि है, और शुक्र खुद जाकर 11वें भाव में मीन राशि में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऐसी चीज में जो शुक्र और तरल पदार्थों से जुड़ी है, या कल्पनाशील या रचनात्मक चीजों में, जहां विश्लेषण, कारोबारी समझ की जरूरत है, वहां आप बड़े संगठनों को सप्लाई करके या कई सारी दुकानों पर सामान भेजकर पैसा बना सकते हो। तो भावों के बीच ताल्लुक देखो, ऊर्जा का साझा देखो, और फिर ये देखो और समझो कि किस दिशा में पैसा बनने वाला है, और वो क्षेत्र आपके लिए ज्यादा पैसा बनाएगा। अब एक अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, ये हमेशा के लिए पैसा बनाए या ना बनाए, जरूरी नहीं। कई बार बहुत से लोगों की कमाई के अलग अलग स्रोत होते हैं। कोई शख्स एक चीज का कारोबार शुरू करे, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और चीज में ज्यादा पैसा बनाने लगे। आपने अमेज़न शुरू किया, जो कि किताबों की ऑनलाइन दुकान थी, और फिर वो एक बड़ी ऑनलाइन दुकान बन गई जहां सब कुछ बिकता है, और आप किताबों से ज्यादा दूसरी चीजों से पैसा बनाने लगे। तो देखो कि तुम कहां ज्यादा दौलत बना रहे हो, और समय समय पर दशा अंतरदशा के हिसाब से वो बदल भी सकता है। तो अगर दशा साथ नहीं दे रही और कोई मजबूत गोचर, ट्रांजिट साथ नहीं दे रहा, तो उस वक्त दौलत नहीं आ सकती। तो सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत ताल्लुक देख रहे हो, बेवजह जोखिम मत लो। देखो कि दशा का स्वामी कहाँ बैठा है और क्या वो किसी तरह से दूसरे, 11वें, चौथे भाव से जुड़ रहा है। तो आपके पास दशा या अंतरदशा पर राज करने वाले ग्रहों के रास्ते में पैसा बनाने का बेहतर मौका है। खास तौर पर अगर गोचर भी मजबूत है, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बनाओगे।
जब दशा बदलेगी तो हालात बदल सकते हैं। लोग कुछ शेयरों में पैसा लगा देते हैं और उन्हें दशकों तक रखे रहते हैं। कुछ सालों में वो ज्यादा पैसा बनाते हैं, कुछ सालों में नहीं बनाते, और वो ये ताल्लुक नहीं देख पाते कि जब किसी ग्रह की दशा बदलती है तो उस ग्रह के राज वाले खास शेयर भी बदल जाते हैं। मैंने शेयरों से कहाँ ज्यादा पैसा बनेगा उस पर एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप शेयरों से पैसा बना सकते हो तो उस वीडियो को भी देख लेना बेहतर संकेतों के लिए। तो दोस्तों, देखो कि तुम्हारी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है, ये प्लेसमेंट कितने मजबूत है, वो किस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, और फिर दशा के हिसाब से फैसले लो। कभी कभी तुम एक स्रोत से नहीं बल्कि कई स्रोतों से पैसा बना सकते हो, और कभी कभी तुम्हें अपना ध्यान या कोशिशें बदलने की जरूरत पड़ सकती है ताकि ज्यादा पैसा बन सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम फिर न मिलें अगली बार तक, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। विदा लेता हूँ। नमस्कार।